हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं भी आप सबको बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके ब्यूटीफुल चैनल कंपटीशन वाला में। यह दूसरा पार्ट है हमारा, जिसमें आज सबसे पहले आपको हम पार्ट फर्स्ट में जो बताए थे वो सेल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाए थे और आप सबने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको देखे और बहुत ही अच्छा प्यार दिए है। तो इसके लिए तहे दिल से आप सबको शुक्रिया। और ये भी जो है बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही यूनिक तरीके से सेल के बारे में बात करने वाले हैं और कोई खास सेल के बारे में बात करेंगे, एनिमल सेल के बारे में बात करने वाले हैं, जंतु पादप के जंतु कोशिका के बारे में बात करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये वीडियो पूरा ही एनर्जेटिक रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा पूरा अंत तक देखने का, क्योंकि फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पूरा का पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि पहले आपको हम बता दिए थे कोशिका क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये आपको समझाया गया था। क्लियर? जो नहीं देखे वो इसको जाके पहला पार्ट जाके जरूर देखें। ये दूसरा पार्ट है जिसमें आज आपको कुछ खास पार्ट्स के काम को बताया जाएगा, जो आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज्यादा एक अहम भूमिका निभाएगा। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो ये नाम है तंत्रिका कोशिका। क्लियर? इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको तंत्रिका कोशिका के फंक्शन के बारे में आपको समझाया जाएगा। सबसे छोटी कोशिका का बात किया जाए तो वो होता है शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु, जिसको स्पर्म भी कहा जाता है, ये मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका होता है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इस फिगर में, देखिए थोड़ा ध्यान से, किसका फिगर है? ये कोशिका का फिगर बनाया गया है, जंतु कोशिका का, जिसमें कुछ नेमिंग यहाँ पे किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इस सेल का, जिसमें बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है सेल में। क्लियर? तो पहला बात करते हैं, अगर देखिए इसके बारे में पहले हम बता चुके थे। यहाँ पे अगर बीच में देखा जाए तो यहाँ पे एक जेलीनुमा संरचना होता है, इसका नाम होता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव का मेन काम क्या है? तो कोशिका द्रव जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए उपयोग किया जाता है और जितने भी कोशिका के कोशिकांग होते हैं वो अधिकतर कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। ठीक है? अगर हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली का, तो देखिए ये क्या होता है। कोशिका झिल्ली क्या है? तो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत को कहा जाता है और आपको हम समझाए थे कोशिका झिल्ली कैसी काम करती है। तो ये सिंपली वैसे ही काम करता है जैसे किसी भी मॉल के सामने वो गार्ड काम करता होगा, दरवान काम करता होगा। ये एक दरवान है जो कोशिका के अंदर में पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसका एक और नाम है, इसका नाम है चयनात्मक पारेगम झिल्ली। चयनात्मक पारेगम झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पदार्थों का चयन करके कोशिकाओं के अंदर और बाहर आने जाने देता है। तो ये किस प्रकार के पदार्थों का चयन करता है? तो ये करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, ये तीन चीजों का चयन करता है और ये तीन चीजों को कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने देता है। तो आपको पता लग रहा होगा कि ये किस कारण से जाता आता है। तो आपको ये याद रखना है, ये जितने भी होते हैं कंसंट्रेशन की मदद से जाता आता है, मतलब सांद्रता के आधार पे अंदर और बाहर आता और जाता है। इसका नाम क्या बताएं? इसका नाम है चयनात्मक पारेगम झिल्ली। इसका एक और नाम है कोशिका झिल्ली और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है? अब चलिए आपको लेके चलते हैं हम किसी और के पास। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब सबसे पहला खोज किया गया था वो कोलिकर के द्वारा किया गया था। कोलिकर एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था। अब थोड़ा समझिए माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, अरे बाबू का काम क्या है पूरे सेल में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ही स्पेशल कोशिकांग है, बहुत ही स्पेशल कोशिकांग है। स्पेशल क्यों? क्योंकि इसको बिजली का घर कहा जाता है। जितने भी जैविक रासायनिक प्रक्रिया इसके अंदर में होता है, कोशिका के अंदर में जितने भी जैविक रासायनिक प्रक्रिया होता है, जितने भी जैविक रासायनिक अभिक्रिया होता है, वो सारे अभिक्रियाओं के लिए विभिन्न कोशिकांगों को जो ऊर्जा प्रदान करता है, वो ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ऊर्जा देने वाले को क्या कहा जाता है? बिजली घर। जैसे आपके यहाँ भी कहीं से बिजली आ रहा होगा, पावर स्टेशन से आता है ना, तो उसको हम पावर प्लांट या पावर स्टेशन कहते हैं, या फिर उसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं। तो सिंपली इसको भी पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। पावर हाउस क्यों? क्योंकि ये सभी कोशिकांगों को उसके जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते रहता है। तो आपको पता लग रहा होगा कि ये ऊर्जा किस रूप में देता है, ये थोड़ा आपका दिमाग में आया होगा। तो ये ऊर्जा एटीपी के रूप में देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में देता है। एक कोशिका के अंदर में लगभग 1000 से लेकर 1600 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। एक कोशिका में अगर बात किया जाए तो एक कोशिका के अंदर में 1000 से लेकर के 1600 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। इसका मेन काम ऊर्जा प्रदान करना होता है और ये सबसे खास इसलिए है क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम प्रोटीन होता है। ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा भाग है कोशिका का, एक ऐसा भाग है जिसके पास अपना खुद का राइबोसोमल प्रोटीन होता है और ये इसका उपयोग ऊर्जा निर्माण के लिए करता है और उसी ऊर्जा को कोशिका में के द्रव में उपस्थित विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गया? अब चलिए आपको लेके चलते हैं हम अंतर्धर्मी जालिका की ओर।
अंतर्धर्मी जालिका इसी कोशिका के रूप में उपस्थित एक कोशिकांग होता है। इसका मेन काम क्या है, देखिए ये झिल्लीयुक्त नलिका का एक दोहरा स्तर होता है ना, दोहरा स्तर का है। इसका मेन काम है परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे पूरे ब्लड का अगर बात, पूरे बॉडी का बात किया जाए तो हमारे शरीर में जो रक्त होता है ना, वो एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है जो सामान को यहां से उठा के वहां तक ले जाता है। मतलब यहां से वहां, पता समझ में आया, मतलब एक भाग से, शरीर के एक भाग से दूसरे भागों तक लेके जाता है। तो उसी तरह कोशिका में भी सेम काम होता है। कोशिका में भी एक वो संपूर्ण प्रक्रिया होता है जो आप करते हैं या हम करते हैं। तो उस संपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए इसके अंदर में भी पदार्थों के परिवहन की आवश्यकता होती है और उसके परिवहन के लिए अंतर्धर्मी जालिका का उपयोग करवाया जाता है। यह पदार्थों के परिवहन के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। यह झिल्लीयुक्त नलिका का एक बहुत ही बड़ा दोहरी स्तर का एक संरचना होता है जो पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोग करवाए जाते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसकी खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता है पोर्टर। पोर्टर इनका नाम है और जो अंतर्धर्मी जालिका है वो पोर्टर के द्वारा खोजा गया था। अंतर्धर्मी जालिका दो प्रकार का होता है। अब ध्यान से आप समझिएगा, आराम से। जो अंतर्धर्मी जालिका है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का, आरईआर और एसईआर। देखिए आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कहने का मतलब होता है खुरदरा। जब इसको सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखिएगा ना तो इसमें खुरदरा रहेगा। खुरदरा का मतलब खुरखुर रहेगा। और इसको देखा जाए तो यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जब इसको जूम कीजिएगा इसमें मैग्नीफाइड ग्लास में या फिर माइक्रोस्कोप में तो यह चिकना रहेगा, एकदम चिकन रहेगा, चिकन। तो यह चिकन रहेगा, उसको बोलते हैं चिकनी अंतर्धर्मी जालिका। और जो खुरदरा रहेगा, खुरखुर रहेगा, उसको बोलते हैं खुरदरी अंतर्धर्मी जालिका। दोनों का अलग अलग काम है। दोनों का क्या काम है सो देखिए। जो आरईआर होता है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आरईआर किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और संश्लेषित प्रोटीन को कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए उपयोग करवाया जाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एसईआर, एसईआर का मतलब क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने का मतलब है चिकनी अंतर्धर्मी जालिका, क्योंकि इसका जो संरचना होता है वो चिकना होता है, एकदम सतह चिकना होता है। तो चिकनी अंतर्धर्मी जालिका लिपिड और वसा का संश्लेषण करता है। लिपिड और वसा का संश्लेषण करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन ऐसे हैं जो लिपिड और वसा का संश्लेषण करते हैं, तो अंतर्धर्मी जालिका। उसमें भी कौन करता है? तो उसमें भी करता है एसईआर, मतलब चिकनी अंतर्धर्मी जालिका वसा और लिपिड का संश्लेषण करता है। यह बात समझ में आ गया? चलिए इतना ही इसमें रखते हैं। अब चलते हैं अब आगे। गोल्जी काय। गोल्जी काय देखिए, गोल्जी काय भी एक कोशिकांग है। कोशिकांग है। कोशिका के विभिन्न सारे भाग, जैसे आपके शरीर में बहुत सारे भाग है, आंख, नाक, कान, मुंह, ऐसा भाग है ना, तो उसी तरह एक कोशिका के ये सभी भाग होते हैं और इनका भी सब अपना अपना काम है। तो उनमें गोल्जी काय भी एक भाग है। गोल्जी काय को गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है। ठीक है, इनका खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा करवाया गया था, मतलब कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था, है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये किसके लिए उपयोग करवाए जाते हैं? तो एकदम आराम से सोचिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये सब एक इंपोर्टेंट चीज होता है। देखिए जो गोल्जी उपकरण है ये चपटी नलिका का होता है ना, चपटी नलिका का होता है और ये भी दोहरी संरचना वाले एक झिल्ली नुमा होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है पैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब देखिए ये थोड़ा समझिएगा, ई है मालिक, है ना, ई फैक्ट्री वाला है, इस सामान को बना दिया, प्रोटीन को बना दिया, वसा को बना दिया, बनाने का काम है, इसके पास लेबर लगा हुआ है, बनाते रहता है। अब ई है दूसरा लेबर, ये उसका सामान जो बना दिया उसको पैक करता है, बेचारा बैठ के पैक करता है। तो गोल्जी काय जो होता है वो अंतर्धर्मी जालिका द्वारा निर्मित या संश्लेषित पदार्थों को पैकिंग करने के लिए इस्तेमाल कराए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसका एक और काम है। क्या काम है? ये जो सामान्य शक्कर होता है, जो सामान्य शक्कर है, साधारण ग्लूकोज होता है, उसको जटिल ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर से सुनिएगा, गोल्जी का एक काम और है, ये सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर में परिवर्तित करते हैं। और इसका एक और जो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या काम है? ये एक प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं, मतलब एक प्रकार के पाचक रस का निर्माण करते हैं। तो सीधा अगर बात करेंगे तो ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, या फिर लाइसोसोम के अंदर में जो पाचक रस होता है उस रस को बनाने वाला काम गोल्जी काय करता है। तो गोल्जी काय ये भी एक प्रकार के चपटी नलिका का झिल्लीनुमा संरचना वाले होते हैं। ये कोशिकाओं का मेन काम है ईआर द्वारा संश्लेषित पदार्थों को पैक करके सभी भागों तक भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका एक मेन फंक्शन आप रखिएगा, यह साधारण शक्कर को जटिल शक्कर में परिवर्तित करता है और ये लाइसोसोम के लिए
पाचक रस का निर्माण करता है। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा एक जगह, अगर ये गोल्जी कांड नहीं होगा तो क्या होगा? जब गोल्जी कांड नहीं होगा तो ईआर के द्वारा जो पदार्थ बनता है उसका पैकिंग ही नहीं होगा। दूसरा, अगर गोल्जी कांड नहीं होगा और बढ़िया से काम नहीं करेगा तो लाइसोसोम जो बाबू बैठा हुआ ठाट बाट से, उसका काम होने वाला नहीं है। ये बात समझ में आ गया। अब चलिए आपको लेके चलते हैं हम लाइसोसोम की ओर। देखिए बार बार इसका नाम आ रहा था बेचारा, कभी थोड़ा ले आते हैं सामने तो भी नाराज हो जाएगा। लाइसोसोम क्या है जी? लाइसोसोम, लाइसोसोम भी एक कोशिकांग है जो कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। किस काम के लिए उपयोग किया जाता है? तो कोशिकांग, ये जो लाइसोसोम है वो भोजन के पाचन के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो पूरे खाते हैं ना साहब, ये जो साहब पूरा खाते हैं, इसको पचाने का जिम्मा लाइसोसोम के पास है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो पचाने के लिए पाचक रस का इस्तेमाल करता है वो कोई और बना के देता है। वो बना के देता है गोल्जी का, है ना। गोल्जी का क्या करता है? ये पाचक रस को बना के भेजता है लाइसोसोम के पास, और फिर लाइसोसोम उस पाचक रस का इस्तेमाल करता है भोजन को पचाने के लिए। इतना ही नहीं, अगर कोई हानिकारक पदार्थ इसके पास पहुंच जाता है तो भेज दिया था लाइसोसोम के पास, बाबू चेक करता रहे कैसा है। तो वो चेक करता है, और जब चेक करता है हानिकारक पाया गया तो उसको वहीं मार देता है, क्योंकि इसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल एसिड और फॉस्फेट होता है। एसिड और फॉस्फेट होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बहुत ज्यादा पावरफुल एसिड और फॉस्फेट होता है जिसका उपयोग ये भोजन को पचाने के लिए करता है। लेकिन एक गलती कर देता है, नालायक निकल गया है, नालायक जैसा काम कर देता है। क्या करता है? तो कभी भी थोड़ा सा भी गड़बड़ी होता है और ये थोड़ा हिलता डुलता है और ये फट जाता है तो पूरा पदार्थ जितना इसके अंदर पाचक रस है वो पूरा इसमें फैला देता है। उसके बाद जितना भी यहाँ पे ये मौजूद है उसको ये खाने लगता है और ये अपने ही चीजों को खा के मार देता है सबको, और पूरे कोशिका को मार देता है। इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है आत्मघाती थैली। क्या? आत्मघाती थैली। इसको सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। सुसाइड बैग क्यों? क्योंकि ये किसी भी कोशिकाएं चयापचय के दौरान या कोई व्यवधान आता है या फिर कोई भी डिस्टरबेंस होता है या किसी भी कारण से जब इनका थैली फट जाता है, ये थैली नुमा संरचना के होते हैं, जब इनका थैली फट जाता है तो इसके अंदर में उपस्थित जो पाचक रस है वो कोशिका द्रव में फैल जाता है। अब बताइए, ये पूरा का पूरा पानी जैसा है, फैलेगा तो पूरे में फैल जाएगा, ये पूरा फैल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी भाग है वो सभी इसके पाचक रस से प्रभावित हो जाते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि इसका काम ही है कि कोई भी पदार्थ आएगा उसको पचाने का। अब जैसे ही देखता है गोल्जी का है तो पता लगता है गोल्जी का अपना आदमी है, उसको भी खा जाता है। केंद्र तो उसको भी खा गया। कोशिका झिल्ली इससे बेचारा कब्बे पार हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया तो खा जाता है तुरंत ही, अंदर भी जाने का ये भी पार हो गया। ये जब सबको खा जाएगा उसके बाद स्वाहा, खत्म, मर जाएगा। उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद क्या होगा? तो ये जो है कोशिका ये भी मर जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सुसाइडल बैग। ये बात आपको समझ में आ गया। ये था कुछ भाग जिसको हम जंतु कोशिका में नामांकित किए। क्लियर? इसके साथ साथ और भी कुछ भाग है जो हम लोग पादप कोशिकाओं के लिए देखेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी कोशिकाओं के प्रकार होते हैं, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और यही तक रखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मली फिर से एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग पादप कोशिका को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और मचाते रहिएगा और वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।